नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार सिंह एडवोकेट लॉ विद आशुतोष में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो है सेक्शन 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 से पूर्व हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लैंड लॉ इसके पहले किस किस लॉ से गवर्न होते रहे। उत्तर प्रदेश में सन 1901 से 1926 तक नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस एक्ट लागू था। सन 1926 से आगरा टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, फिर सन 1939 से यूपी टेनेंसी एक्ट लागू हुआ और फिर सन 1950 से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ, जो सन 2015 तक चलता रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया एक्ट लागू किया उत्तर प्रदेश में, जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006। इसके नाम से कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इससे मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 है वो 11 फरवरी सन 2016 को लागू हुआ है। तब आते हैं सेक्शन 80 के बाबत, जो जनरल भाषा में इसके पहले लोग घोषणा कराने की बात 143 का डिक्लेरेशन कराने की बात करते हैं, तो अब वो सेक्शन 80 हो गया। सेक्शन 80 का सब क्लास 1 ये कहता है कि अगर कोई भूमिधर अपने किसी ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर, ट्रांसफरेबल राइट वो होता है कि जिसको अपनी भूमि को अनन्य उपयोग करने का अधिकार होता है, वो ट्रांसफर करने का राइट रखता हो और अन्य ही अधिकार रखता हो, उसे ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर कहते हैं। तो ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर अपने किसी जोत के, मतलब जो पूरा एरिया है या उसके किसी पार्ट को अगर ये डिक्लेयर कराना चाहता है कि वो इसका आवासीय पर्पज से उपयोग कर रहा है, कमर्शियल पर्पज से उपयोग कर रहा है या इंडस्ट्रियल पर्पज से उपयोग कर रहा है, तो इसके बाबत एक डिक्लेरेशन हो जाए तो वो एसडीएम महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन मिलने के 45 दिनों के अंदर एसडीएम महोदय चाहे तो उस एप्लीकेशन को मंजूर कर सकते हैं, लेकिन मंजूरी या स्वीकृति से पहले उनको एक प्रॉपर चैनल से जांच करानी होगी और सेटिस्फाई होने के बाद वो एप्लीकेशन को मंजूर कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं, और खारिज करते हैं तो वो लिखित सूचना एप्लीकेंट को देंगे। एसडीएम महोदय इस सब सेक्शन के अंतर्गत स्वयं अगर सो मोटो उनको जानकारी मिलती है तब भी वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं सब सेक्शन 2 के बाद। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर इन फ्यूचर आप अपने लैंड को या उसके किसी पार्ट को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या आवासीय पर्पज से उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसके बाबत एक एप्लीकेशन एसडीएम महोदय के यहाँ देंगे कि फ्यूचर में इस पर्पज से मैं इसका उपयोग करना चाहूँगा, तो एसडीएम महोदय उस एप्लीकेशन पे प्रॉपर जांच करने के बाद आपको ये आदेश पारित कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो आदेश करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उस एप्लीकेशन को निरस्त कर देंगे। लेकिन इसमें एक परंतु ये है कि जिस लैंड के बाबत आप डिक्लेरेशन चाहते हैं वो बाउंड्री वाल से पूरी घिरी होनी चाहिए, पूरी चहरदीवारी से वो एरिया घिरा होना चाहिए। और दूसरा परंतु क्या कहता है कि आदेश मिलने के 5 साल के अंदर वो काम आपका खत्म हो जाना चाहिए या आपने वो कंप्लीट कर लिया हो जिसके बाबत डिक्लेरेशन चाहा है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आदेश स्वयं निरस्त मान लिया जाएगा। इसमें थर्ड परंतु क्या कहता है कि डिक्लेयर हो जाने के बाद बाकी पर्पजों के लिए तो वो एग्रीकल्चरल लैंड ही माना जाएगा, लेकिन अगर आप कमर्शियल लोन या इंडस्ट्रियल लोन या आवासीय लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके बाबत लोन ले सकते हैं, वो उस पर्पज का माना जाएगा। अब आते हैं सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर सब सेक्शन 2 में घोषणा होने के बाद आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है तो आप वो सब सेक्शन 2 के आदेश को सब सेक्शन 1 में कन्वर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर जांच करने के बाद अगर एसडीएम सेटिस्फाई हैं तो उस पर एक आदेश कर देंगे कि हाँ आपका एक काम स्टार्ट हो गया है। अब आते हैं, इसमें एक परंतु है कि सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 1 में कन्वर्ट करते समय जो भी आपने सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन देते समय स्टैम्प का भुगतान किया है, कोई फीस का भुगतान किया है, तो वो सबसेक्शन 1 में कन्वर्ट होते समय वो माइनस हो जाएगा, उसका डिफरेंसेस ही आपको देना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कई कोसेरर हैं तो सारे कोसेरर या तो एक साथ एप्लीकेशन देंगे, या अगर एक कोसेरर अपने शेयर के लिए एप्लीकेशन देता है तो पहले पार्टीशन होगा, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होगा। इसके सबसेक्शन 5 पे आते हैं। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि राज्य सरकार समय समय पे इसके बाबत एक नियम कानून बना सकता है और उसी नियमानुसार इस सेक्शन में आदेश होगा।
अब आते हैं इसे सबसेक्शन। हाँ, सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर आप किसी पूरे एरिया को ना चाहते हुए उसके किसी पार्ट्स के अगर डिक्लेरेशन चाहते हैं तो उस पार्ट का पहले सीमांकन कराना होगा, तभी जाके उस पर डिक्लेरेशन होगा। सबसेक्शन 7 पे आते हैं। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि एप्लीकेशन मिलने के बाद अगर एसडीएम महोदय को लगता है कि आप जहाँ पे इंडस्ट्री कमर्शियल आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, अगर उससे लोक न्यूसेंस होता है, लोगों की परेशानियाँ होंगी, लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आपके एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं। सबसेक्शन 8 पे आते हैं। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि आपका लैंड जिसके बाबत आप डिक्लेयर कराना चाहते हैं वो नगर निगम के अंतर्गत पड़ता है या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पड़ता है, तो पहले आपको इन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका डिक्लेरेशन होगा, उसके पहले इसका डिक्लेरेशन होगा। सबसेक्शन 9 पे आते हैं। सबसेक्शन 9 कहता है कि इन सब डिक्लेरेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पे शुल्क निर्धारित कर सकती है, और जो शुल्क निर्धारित उत्तर प्रदेश सरकार करेगी उसको एप्लीकेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आवासीय पर्पज का डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं तब उसके बाबद आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि सेक्शन 8 के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 में क्या है, इसको विस्तारपूर्वक हमने बताया। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो लिंक बॉक्स में लिख सकता है, उसका जवाब यथाशीघ्र दिया जाएगा। नमस्कार।